जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियोस में हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 4 लेकर पेश हुए हैं। हमने पिछली वीडियोस यानी कि पार्ट 3 के अंदर कोशिका भित्ति सेल वॉल को लेकर अध्ययन किया था। देखिए, सेल वॉल को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जब हम सेल वेल कोशिका भित्ति को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जूम करके देखते हैं, तब हमें दो प्रकार की संरचनाएं नजर आती है। पहली थी रेशक और दूसरी नंबर थी मैट्रिक्स। रेशक यानी कि रेसे और मैट्रिक्स का मतलब उसमें माल मसाला भरा हुआ। तो देखिए, मैट्रिक्स के पहले रेशक के बारे में हमने पिछली वीडियोस में बात की थी, रेशक यानी कि फाइबर के बारे में। देखिए, रेशों के निर्माण की प्रक्रिया को हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, जो इस प्रकार था कि 3000 ग्लूकोज के अणु मिलकर सेलुलोज अणु का निर्माण करते हैं। 3000 ग्लूकोज के अणु मिलकर सेलुलोज अणु का निर्माण करते हैं और 100 सेलुलोज अणु मिलते हैं, तब जाकर माइसिली अणु का निर्माण करते हैं। 100 सेलुलोज अणु मिलकर माइसिली अणु का निर्माण करते हैं और 20 माइसिली अणु मिलकर एक माइक्रोफाइबर का निर्माण करते हैं, है ना। तो 250 माइक्रोफाइबर जब आपस में मिलेंगे, तब जाके एक फाइबर का निर्माण करते हैं। इस वीडियोस को देखने से पहले आप पार्ट 3 को जरूर देखिएगा। वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। देखिए दोस्तों, उसको देखना जरूरी है, क्योंकि रेशक के निर्माण की प्रक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको पूछ लिया या फिर आपके एग्जाम में पूछ लिया गया सवाल कि सेलुलोज के निर्माण में क्या आवश्यक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, 3000 ग्लूकोज के अणु आवश्यक है, तब जाके सेलुलोज अणु का निर्माण होगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे कि फाइबर रेशों के बारे में, कि फाइबर के निर्माण में क्या आवश्यक है, तो दोस्तों 250 माइक्रोफाइबर की आवश्यकता पड़ती है। सत्य असत्य कथन के रूप में ये सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में, क्योंकि हमने रेशक के बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है पार्ट 3 के अंदर। आप दोस्तों इस वीडियोज को जरूर देखें। सबसे पहली बात आ जाएगी मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स आज की इस वीडियोस में पीछे छूट गया था, इसलिए मैट्रिक्स छोटा सा टॉपिक है कि प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति के मध्य जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, गोंद, रेजिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। दोस्तों, सिंपल सी परिभाषा है। देखिए, हमने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार पुनः दोहरान हो जाए कि मान लो कि ये क्या है, कोशिका है, सेल है। सेल के ऊपर हमने, अगर पिछले वीडियोस आपने देखी होगी तो बात की है हमने कि कोशिका भित्ति पर 3 लेयर बनी होती है। ये तो है कोशिका। कोशिका के ऊपर पहली परत और दूसरी परत और ये तीसरी परत, ठीक है। सबसे पहली परत है, इसको कहेंगे मध्य पटलिका। ये दूसरी परत है, इसको कहेंगे प्राथमिक सेल वेल, और ये तीसरी परत है, इसको कहेंगे द्वितीयक सेल वॉल, ठीक है। तो देखिए, यहां पर क्या बताया जी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति, तो हमने ये बताई प्राथमिक कोशिका भित्ति कौन सी, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति, और द्वितीयक कोशिका भित्ति ये वाली, ये द्वितीयक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति के मध्य में जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, गोंद, रेजिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि इस जगह पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन ये सब पदार्थ पाए जाते हैं। ये वाली ये जगह है ना, 2 परतों के बीच वाली जगह के अंदर, यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति के बीच में ये पदार्थ पाए जाते हैं, जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिसको मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा थी इसके बारे में। मैट्रिक्स के बारे में, जैसे कि निम्न में से सत्य असत्य कथन यानी कि लैंग्वेज के रूप में जो सवाल आते हैं, उसमें दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी के रूप में अपना स्क्रीनशॉट लेकर रहिएगा, है ना। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं कोशिका भित्ति के ऊपर जमाव के बारे में। जैसे कि मान लो कि ये कोशिका भित्ति है, ये तीनों, इसके ऊपर जमाव का होना, लिग्निन हो गया, पेक्टिन हो गया, सुबेरिनीकरण हो गया, इन सभी जानकारी को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अगले कोशिका भित्ति के अगले पॉइंट की ओर। देखिए, कोशिका भित्ति की बात की, लेकिन कोशिका भित्ति पर अब हम जमाव के बारे में बात करेंगे। अभी हमने तो बात की थी कि कोशिका भित्ति के प्रकारों के बारे में, कोशिका भित्ति की जब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसके बारे में बात की थी, मैट्रिक्स के बारे में, रेशक के बारे में। लेकिन कोशिका भित्ति पर, जैसे कि मान लो कि ये है कोशिका, कोशिका के ऊपर आती हैं भित्तियां। पहली भित्ति,
दूसरी भित्ति, तीसरी भित्ति। इन भित्तियों पर, कोशिका भित्ति पर जमाव का पाया जाना, लिग्निन हो गया, सुबेरिनीकरण हो गया, पैक्टिनीकरण हो गया, इनके जमाव के बारे में सबसे पहला हो जाएगा लिग्निन। यानी कि कोशिका भित्ति पर लिग्निन का पाया जाना। देखिए, लिग्नी भवन, द्वितीय कोशिका भित्ति पर पादप की दृढ़ोतक कोशिका पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। निम्न में से लिग्निन का जमाव पाया जाता है द्वितीय कोशिका भित्ति पर। अब द्वितीय कोशिका भित्ति कौन सी है? सबसे अंदर वाली ये क्या है? कोशिका है। ये पहली परत यानी कि मध्य पट्टिका है। ये दूसरी परत यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति है। रेगुलर वीडियो देखा है तो जरूर आपको यहाँ पर समझ में आएगा। फिर है तीसरी है, यहाँ पर हो जाएगी द्वितीय कोशिका, मध्य पट्टिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति। यानी कि इस पर द्वितीय कोशिका भित्ति पर या फिर पादप की दृढ़ोतक कोशिका पर, यहाँ पर पादप की कौन सी होगी? दृढ़ोतक कोशिका होगी। दृढ़ोतक कोशिका क्या होती है? जो पादप को मजबूती और सहारा प्रदान करती है। पादप को खड़े रहने में पादप की जो मजबूती होती है वो पादप की दृढ़ोतक कोशिका के कारण होती है। ये भी दोस्तों एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो देखिए, कोशिका भित्ति पर या फिर पादप की दृढ़ोतक कोशिका पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, लैंग्वेज के रूप में पूछा जा सकता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं द्वितीय कोशिका भित्ति पर ही लिग्निन का जमाव पाया जाता है या फिर पादप की दृढ़ोतक कोशिका भित्ति पर ही क्या पाया जाएगा? लिग्निन का जमाव पाया जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद में लिग्निन होता है वो जल के प्रति अपारगम्य होता है। यानी कि ये कोशिका है, इसके ऊपर लिग्निन है तो यहाँ पर जल है वो नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो कोशिका होगी वो कैसी हो जाएगी? मृत हो जाएगी। देखिए, लिग्निन जल के प्रति अपारगम्य होता है, इस कारण से यहाँ की जो कोशिकाएं होती है ये मृत होती है। ये कोशिकाएं कैसी होती है? मृत होती है। ठीक है। इसके बाद में लिग्निन कोशिकाएं हैं। लिग्निन एक प्रकार की मृत कोशिका है, लिग्निन एक प्रकार की जीवित कोशिका है। इस प्रकार से सवाल बन सकता है। ओके, तो लिग्निन कैसा है? एक मृत कोशिका के रूप में आता है। फिर आता है लिग्निन के जमाव के कारण कोशिका भित्ति पर अलग अलग प्रतिरूप बनते हैं। अब ये क्या है? कोशिका भित्ति जो होती है, जैसे कि दोस्तों आपने एक प्रतिरूप बनते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रतिरूप। जैसे कि सर्पिलाकार, सर्पिलाकार हो गया, फिर आ गया वलयाकार हो गया, फिर आ गया जालिकावत हो गया, फिर आ गया गर्त हो गया, फिर आ गया परिवेशित गर्त हो गया। अब ये क्या है? ये लिग्निन के जमाव के कारण कोशिका भित्ति पर, पादप की कोशिका भित्ति पर इस प्रकार से, जैसे कि आपने पिलाकार में इस प्रकार से रहेगा और वलयाकार है तो इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से कोशिका भित्ति पर। और जालिकावत है तो मान लो कि ये कोशिका भित्ति है और उस पर जालिकावत रहेगा। इसके बाद में गर्त है तो वहां पर खड्डा हो जाएगा। परिवेशित गर्त है तो खड्डे के अंदर और खड्डा इस प्रकार से होगा, है ना, इस प्रकार से तो हो जाएगा परिवेशित गर्त। इस प्रकार से ये किसके कारण? तो सवाल यहाँ से सीधा बनता है कि कोशिका भित्ति पर अलग अलग प्रतिरूप किसके कारण बनते हैं? तो लिग्निन के जमाव के कारण, लिग्नी भवन के कारण ही ये कोशिका भित्ति पर, लिग्निन के जमाव के कारण कोशिका भित्ति पर अलग अलग प्रतिरूप बनते हैं। उन प्रतिरूपों के प्रकार है, कोई सर्पिलाकार हो गया, वलयाकार हो गया, इसके बाद में जालिकावत, गर्त है, परिवेशित गर्त है। ये दोस्तों सबसे पहला जमाव था लिग्नी भवन के रूप में। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, पैक्टिनीकरण की ओर। किसकी ओर? पैक्टिनीकरण। अपनी नोट्स कॉपी में नोट कीजिए या फिर अपने स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों कोशिका भित्ति पर पैक्टिन का जमाव, पैक्टिनीकरण, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिग्निन का जमाव पढ़ा, इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं पैक्टिन का जमाव। देखिए, पादप की कोशिका भित्ति पर पैक्टिन का आवरण पाया जाता है जो मुख्यतः स्थूल कोणों तक पर पाया जाता है। अब दोस्तों स्थूल कोणों तक, पादप की स्थूल कोणों तक कोशिकाएं, देखिए स्थूल कोणों उत्तक, है ना, एक कोशिकाओं का समूह उत्तक होता है। तो स्थूल कोणों तक क्या होता है? जो पादप के तने और पत्तियों में यांत्रिक सहायता प्रदान करती है तो उसको कहेंगे स्थूल कोणों तक। यहां पर लिख सकते हैं आप, पादप में
तने और पत्तियों को यांत्रिक सहायता जो मिलती है वो स्थूल कोणोत्तक की सहायता से मिलती है। देखिए, तो स्थूल कोणोत्तक के ऊपर किसका जमाव होगा? पेक्टिन का जमाव होगा। मुख्यतः स्थूल कोणोत्तक पर किसका जमाव पाया जाता है? पेक्टिनीकरण का जमाव पाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों, यह जल के प्रति पारगम्य होता है, यानी कि जल इसमें से होकर गुजर सकता है, पारगम्य होता है, इसलिए यहाँ की कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो पेक्टिनीकरण की कोशिकाएं, पेक्टिनीकरण के जमाव के कारण कोशिकाएं जीवित होती है। क्यों होती है? क्योंकि पेक्टिन है वो जल के प्रति पारगम्य होता है। सवाल लैंग्वेज के रूप में आ सकता है कि पेक्टिनीकरण या फिर पेक्टिन जल के प्रति पारगम्य है या फिर अपारगम्य। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर पेक्टिन है वो पारगम्य होता है जल के प्रति, और लिग्निन है ये जल के प्रति अपारगम्य होता है ना। अब पेक्टिन मुख्यतः द्विबीजपत्री पादपों के तने में पाया जाता है। किसके? द्विबीजपत्री पादपों के तने में ही ये पेक्टिनीकरण का जमाव पाया जाता है। वैसे पादप तो द्विबीजपत्री ही होते हैं ना, द्विबीजपत्री। जैसे कि बात करें, जो उगते समय 2 पत्र निकाल दे तो वो हो जाएंगे द्विबीजपत्री, है ना। अरंडी द्विबीजपत्री हो जाएगी, है ना, इस प्रकार से। तो आप दो, जैसे कि कोई भी अनाज होगा या फिर कोई भी पौधा है जो उगते समय अगर 2 डालियों के रूप में उग जाता है तो वो हो जाएगा द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री के रूप में पेक्टिनीकरण ज्यादातर हमें देखने को मिलता है, और ये स्थूल कोणोत्तक पर, पादप की स्थूल कोणोत्तक पर मुख्यतः पेक्टिन का जमाव होता है। पेक्टिन है वो जल के प्रति पारगम्य होता है, इस कारण यहाँ की कोशिकाएं जीवित होती है। देखिए, बस इतनी सी बात थी पेक्टिन के बारे में। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं सुबेरिनीकरण के बारे में, है ना। सुबेरिनीकरण, इसको अपनी नोट्स कॉपी में उतारें। अब दोस्तों अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, सुबेरिनीकरण, यानी कि कोशिका भित्ति पर सुबेरिन का जमाव होना। ये तीसरे नंबर का पॉइंट है, सुबेरिनीकरण, है ना। देखिए, कॉर्क सेल वॉल की भित्ति पर पाया जाता है। कॉर्क सेल वॉल, कॉर्क का आपने देखा होगा, ये जब कोशिका भित्ति की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, तब उसने कॉर्क सेक्शन यानी कि लकड़ी के टुकड़े के अंदर, तो वही कॉर्क सेल वॉल की कोशिका भित्ति पर, कॉर्क होता है उसकी कोशिका भित्ति पर, कॉर्क सेल वॉल की कोशिका भित्ति पर ये सुबेरिनीकरण का जमाव पाया जाता है, और ये जल के प्रति, ध्यान रखना, अपारगम्य होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सुबेरिन जल के प्रति क्या होता है? अपारगम्य होता है, यानी कि इसकी कोशिकाएं क्या होती है, इसकी सेल होती है, ये मृत होती है ना। देखिए, बिल्कुल सुबेरिनीकरण हो गया, ये कॉर्क सेल वॉल की भित्ति पर पाया जाता है, और इसकी कोशिका भित्ति है वो कैसी होती है? मृत होती है। यहाँ की कोशिकाएं मृत होती हैं क्योंकि ये अपारगम्य होता है जल के प्रति, सुबेरिन, है ना। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्यूटिनी भवन के बारे। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोशिका भित्ति पर, सेल वॉल पर अगले निक्षेपण, अगले जमाव के रूप में क्यूटिनी भवन, यानी कि क्यूटिन का जमा होना। कोशिका भित्ति पर क्यूटिन का जमाव होना। सबसे पहले हमने पढ़ा था लिग्निन का जमाव होना। जब कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव हो जाता है तो लिग्निन है वो जल के प्रति अपारगम्य होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा पेक्टिनीकरण, है ना, पेक्टिन का जमाव होना। जब कोशिका भित्ति पर पेक्टिन का जमाव हो जाता है तब पेक्टिन है वो जल के प्रति पारगम्य होता है, इसलिए वहां की कोशिकाएं जीवित होती है। तो पेक्टिन जल के प्रति पारगम्य होता है, लिग्निन जल के प्रति अपारगम्य होता है। इसके बाद में हमने पढ़ा सुबेरिनीकरण, यानी कि सुबेरिन का जमाव होना। सुबेरिन जल के प्रति अपारगम्य होता है, इसलिए वहां की कोशिकाएं मृत होगी। अगर पारगम्य है जल के प्रति तो जीवित कोशिकाएं होगी। अब हम दोस्तों चौथे पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे क्यूटिनी भवन, यानी कि कोशिका भित्ति पर क्यूटिन का जमाव होना। देखिए, क्यूटिन का जमाव पादप की पत्तियों व तने की कोशिकाओं पर पाया जाता है। क्यूटिन का जमाव कहाँ पर पाया जाता है? तो पादप की पत्तियों पर, और पादप के जो तने की कोशिकाएं होती है, पादप के तने की कोशिकाएं और पत्तियों पर किसका जमाव होता है? तो हो जाएगा क्यूटिन का जमाव होता है। और भूमिगत भागों पर ये अनुपस्थित होता है, यानी कि पादप की जो भूमिगत भाग होती है, पादप की जड़ें होती है, तो जड़ों पर क्यूटिन है वो नहीं पाया जाता है। क्यूटिन दोस्तों जल के प्रति अपारगम्य के रूप में होता है। जल के प्रति कैसा होता है? ये अपारगम्य होता है। देखिए,
मरुस्थलीय पादपों में वाष्पीकरण को कम करने के लिए क्यूटिन की परत अत्यधिक विकसित और मोटी होती है। दोस्तों ध्यान रखने, ये है वो जल के प्रति क्या होता है, अपारगम्य, आप मान सकते हैं इसको अपारगम्य होता है, और ये मरुस्थलीय पादपों में पाया जाता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पीकरण को कम करने के लिए किसका जमाव पाया जाता है, क्यूटिन का जमाव पाया जाता है। क्यूटिन जल के प्रति अपारगम्य की तरीके से होता है। देखिए, मरुस्थलीय पादपों में वाष्पीकरण को कम करने के लिए क्यूटिन की परत अत्यधिक विकसित और मोटी होती है, लेयर होती है क्यूटिन की मोटी सी, ताकि जल है वो बाहर न जाए वाष्प के रूप में। क्यूटिन का जमाव पत्तियों पर और तने की कोशिकाओं पर, ये भूमिगत भाग पर नहीं पाया जाता है ना। कौन? क्यूटिन। क्यूटिन के बारे में अच्छी तरीके से हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, श्लेष्मा भवन। देखिए दोस्तों, श्लेष्मा भवन को डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नोट्स कॉपी में, इसे नोट करें, इसके बाद में हम आगे बढ़ें। अब देखिए, कोशिका भित्ति पर अगला जमाव पाया जाता है श्लेष्मा भवन, यानी कि कोशिका भित्ति पर श्लेष्मा का जमाव होना, श्लेष्मा है ना। देखिए, इसका आवरण, श्लेष्मा का आवरण जलीय पादपों की कोशिका पर पाया जाता है, जो जलीय पादपों के विभिन्न भागों को छड़ने से बचाता है। देखिए, जैसे कि कमल का पादप हो गया, कमल का पादप या फिर जलीय पादप कोई भी हो गया जो जल में उगता है, समुद्र में उगता है, तालाब में अगर कोई पादप उगता है तो उस पर श्लेष्मा का आवरण जरूर होगा, क्योंकि कोई अगर जलीय पादप है तो वो ज्यादा समय तक जल में रहेगा तो वो छड़ जाएगा, इसलिए उस पर एक आवरण होता है श्लेष्मा का, जो उसको छड़ने से बचाता है, सड़ने नहीं देता है। तो ये ध्यान रखना, जलीय पादपों की कोशिका भित्ति पर किसका आवरण पाया जाता है, श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। किसका? श्लेष्मा का आवरण, जो कि उसको छड़ने से बचाता है। इसके बाद में आगे बढ़े। दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ा लिग्निन का जमाव, पेक्टिन का जमाव, सुबेरिन का जमाव, इसके बाद में क्यूटिन का जमाव, इसके बाद में श्लेष्मा का जमाव। श्लेष्मा जल के प्रति अपारगम्य होता है, अपनी नोट्स में लिखे, पीछे थोड़ा लिए कि जो श्लेष्मा जो होता है ना, श्लेष्मा अभी मैंने पढ़ा, वो जल के प्रति क्या होता है, अपारगम्य, क्योंकि ये इसलिए तो छड़ने नहीं देता, पादप को श्लेष्मा छड़ने नहीं देता, क्योंकि ये जल के प्रति अपारगम्य होता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। इसके बाद में जो हमने पढ़ा था क्यूटिन, ये भी जल के प्रति अपारगम्य होता है, इसके भी लिखिए, हमने अभी हम क्यूटिनी भवन लिखा ना, क्यूटिनीकरण, ये भी अपारगम्य होता है, किसके प्रति? जल के प्रति अपारगम्य होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ी बहुत जानकारी अपने हिसाब से ले लेनी चाहिए, लेकिन लिखना ही आवश्यक रहेगा थोड़ी बहुत। देखिए, कोशिका भित्ति पर अन्य पदार्थों का जमाव, इतना तो होता है, अभी हमने पढ़ा जो भी है, लेकिन अन्य खनिज पदार्थों का जमाव होता है, जैसे कि वह कोशिका जिसकी भित्ति पर खनिज का जमाव होता है उसे लिथोसाइट कहा जाता है। यदि लिथोसाइट पर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाए तो उसे सिस्टोलिथ कहलाती है, या फिर सिस्टोलिथ कहा जाता है। डीपली प्रश्न पूछा जाए तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम हर एक पॉइंट को टच करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में आपके सामने कोशिका भित्ति को कहाँ तक ले जाया गया, कोशिका भित्ति को हमने, या फिर आप किसी अन्य नोटबुक में देख लेना, उसमें केवल उसमें लिग्निन है, सुबेरिनीकरण है, श्लेष्मा है, यहीं तक जानकारी होगी, लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में बिल्कुल इतना ही खूब है कि कोशिका भित्ति पर अन्य खनिज पदार्थों का जमाव। जैसे कि बात करें, वह कोशिका जिसकी भित्ति पर खनिज का अगर जमाव होता है तो उसको लिथोसाइट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लिथोसाइट। अगर किसी कोशिका भित्ति पर किसका जमाव हो जाएगा? अन्य पदार्थों का जमाव हो जाएगा, खनिज का जमाव हो जाएगा, तो उसको हम लिथोसाइट कहेंगे। अगर इस लिथोसाइट पर और कैल्शियम कार्बोनेट का और अधिक जमाव हो जाए तो उसको हम सिस्टोलिथ के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? सिस्टोलिथ के नाम से। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण आएगा बरगद। इसके बाद में यदि कोशिका पर कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमाव हो जाए तो उसको हम बाल्सम के नाम से जानेंगे। कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमा हो जाए, जैसे कि
सबसे पहली बात थी कि कोशिका भित्ति पर अगर खनिज पदार्थों का जमाव हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लिथोसाइट के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? लिथोसाइट के नाम से। जब लिथोसाइट पर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाएगा तब उसको हम सिस्टोलिथ के नाम से जानेंगे। जैसे कि बरगद है ना, बरगद में क्या होता है? सिस्टोलिथ होता है, बरगद सिस्टोलिथ हो जाएगा। और लिथोसाइट क्या है? यहाँ पर खनिज का जमाव कोशिका भित्ति पर लिथोसाइट हो जाएगा। अगर लिथोसाइट पर और जमाव हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का तो हो जाएगा सिस्टोलिथ, जो कि होता है बरगद में। इसके बाद में यदि कोशिका पर कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमाव है, यदि कोशिका पर कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमाव है तो उसको हम कहेंगे बालसम। क्या कहेंगे? बालसम। इस प्रकार से है ना, ये जानकारी एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में है। इसको दोस्तों अपने मेंस एग्जाम के लिए जरूर नोट करें।